नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। आज हम नए निवेशकों के लिए एकदम एक खास पेशकश लेकर आए हैं। जी हां, नए निवेशकों को निवेश करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या उनकी निवेश की रणनीति होनी चाहिए, और अगर आप निवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं तो कितना आपका डेट और इक्विटी फंड्स में अनुपात होना चाहिए, और अगर आपने एसेट एलोकेशन अब तक नहीं किया है तो एसेट एलोकेशन की तमाम बारीकियां क्या है ये भी हम आपको आज बताएंगे। और इस खास पेशकश में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रही हैं। हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन जुड़ रही हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पल्लवी जी। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल लाइव भेज सकते हैं। जी हाँ, ट्विटर और फेसबुक पर, जहां पर हमारा ये शो इस वक्त लाइव है, वहां पर जाकर आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भेज सकते हैं हमें। अगले आधे घंटे तक श्वेता जैन हमारे साथ बनी हुई है और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में शामिल किया जाए। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्वेता, जैसा कि हमने बात किया, आज हम नए निवेशकों के लिए खास पेशकश लेकर आए हैं। अक्सर हमने देखा है कि कॉलेज से निकलने के बाद लोग जो है बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कॉलेज में ही है। तो ऐसे नए निवेशकों को आप क्या सलाह देंगे, कैसे निवेश की शुरुआत करनी चाहिए, खास तौर पर उन लोगों को जो 20 साल के आसपास है? जी, अक्सर क्या होता है, हम अपनी पूरी जिंदगी जो भी एजुकेशन हम कर रहे होते हैं, हमारी पढ़ाई पूरी इस तरह हमको तैयार किया जाता है कि हम पैसे कमाएं, पर पैसे कमाने के बाद हम उस पैसे का क्या करें, किसी ने हमको ये नहीं सिखाया होता है। तो जो खर्चा हम करते हैं वो नेचुरली हमको आता है, क्योंकि वो जो खर्चा करते हैं उससे इमीडिएट खुशी मिलती है, तो वो नेचुरली हम फिर खर्चा पूरा कर लेते हैं। तो जो अभी पैसा कमाना स्टार्ट कर रहे हैं उनको एक ही एडवाइस है मेरी कि पहले पैसा बचा ले, उसके बाद पैसा खर्चा करें। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर खर्चा हम पहले करते हैं तो बचता कुछ नहीं है। तो सेव फर्स्ट, तो आप सेव ज्यादा कर पाओगे और असलियत में सेव कर पाओगे। और एक बात ये भी है कि अगर बैंक अकाउंट में पैसा रहा तो वो खर्च हो ही जाता है। ये आप भी देखते हो, मैं भी देखती हूँ कि अगर बैंक अकाउंट में पैसा रहा तो खर्च हो जाता है। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा तरीका है जहां पैसे हम धीरे धीरे बचा सकते हैं और वो बचने से पहले हमसे बच जाते हैं और फिर बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, पर उसके लिए नहीं हम इसमें निवेश करते, इसके लिए कि ताकि हमारी सेविंग्स बढ़े। पहले हमारी सेविंग्स एज अ कंट्री, इंडिया की सेविंग्स थी एवरेज 40% तक हम अपनी कमाई को बचाते थे, अभी 26% हो गई है। तो इंडिया का सेविंग्स रेट भी कम हो रहा है। तो हम यंगस्टर्स को यही मैं रेकमेंड करूंगी कि पहले बचाएं, तो सेव फर्स्ट। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प आंकड़ा जो है वो आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया है कि सेविंग का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ऐसे में दर्शकों से अपील ये है कि सेविंग ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतर रहेगा और कहीं ना कहीं बहुत जरूरी भी है। लेकिन श्वेता जी, जैसे कि हम नए निवेशकों की बात कर रहे हैं, क्या क्या उनके लक्ष्य होने चाहिए, किन किन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उन्हें अपने निवेश की शुरुआत करनी चाहिए? जी, जो भी हमको लक्ष्य हम तब लगे कि हमारे लिए वाजिब है वो लक्ष्य चुन सकते हैं। चाहे वो एक वेकेशन हो, चाहे 1 साल का सबैटिकल हो, चाहे आगे पढ़ाई का गोल हो, या चाहे शादी का खुद का खर्चा अगर उनको उठाना है तो वो गोल हो, या फिर खुद का जल्दी रिटायरमेंट का गोल हो, खुद के अपने बिजनेस का गोल हो। ये हम अगर कुछ गोल्स डालेंगे, खुद का घर का गोल हो, तो ये हम अगर गोल्स डालेंगे तभी हम तय कर पाएंगे कि हम कब तक उधर पहुंचेंगे। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा पैसा बचाना और फिर कोई या तो सेल लग जाती है, कोई वेबसाइट पे या कहीं बाहर कपड़ों का सेल या कोई भी सेल लग जाता है तो खर्चा हो जाता है। पर अगर हम ये अपनी नजर में रखें एक गोल, जैसे अगर कोई वेकेशन ही हो या अपना खुद का घर हो, तो हम पैसे ज्यादा बचा सकते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो गोल्स अपने रखने चाहिए, जो भी उनके गोल्स हों। शॉर्ट टर्म एक मैं रेकमेंड करूंगी कि लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज अक्सर ये कंट्रीब्यूशन, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है हम अपने फर्स्ट पे चेक से चालू होता है और हमारे रिटायरमेंट तक वो चलता रहता है। तो अगर हमारी कंपनी का ये हमारी तरफ कंट्रीब्यूशन हो सकता है, चाहे हमारी सैलरी से भी हो,
तो हम अपनी सेविंग्स की तरफ ये कंट्रीब्यूशन, हम अपने रिटायरमेंट की तरफ ये कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं करते हैं। तो एक एसआईपी अपने लॉन्ग टर्म के लिए भी करें, चाहे जो भी अमाउंट हो, छोटी से छोटी अमाउंट भी चलेगा, बट स्टार्ट तो करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप पहले अपने लक्ष्यों को निर्धारित ज़रूर करें और निवेश की शुरुआत करें, क्योंकि जब आप लक्ष्यों को निर्धारित कर लेंगे तो छोटे छोटे अमाउंट के साथ जो है आप बड़े बड़े लक्ष्य भी बहुत आसानी से हासिल कर पाएंगे। लेकिन श्वेता जी, एक हमने चीज़ और देखी है कि आज भी लोग जो है वो पारंपरिक निवेश के तरीके बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। तो अगर हम स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए बात करें तो क्या वो स्मार्ट निवेश के तरीके हैं जिनके ज़रिए वो आसानी से अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं? तो हम अक्सर ये देखते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स निवेश करते थे, हम भी वैसे ही निवेश कर रहे हैं। उनके जेनरेशन में सेविंग के लिए इतने टेम्पटेशंस नहीं थे। जैसे आज हम बिना घर से निकले ही अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं, अपने मोबाइल से शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ये सब तरीके नहीं थे तो पैसे काफी बच भी जाते थे। और उनके टाइम पे इतनी जो ऑप्शंस है, स्मार्ट ऑप्शंस नहीं थे। तो जैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आज निवेशक कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जहां एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उनका फंड मैनेज करते हैं एक छोटी सी फीस के लिए, और उनको सही एडवाइस देते हैं, एसेट एलोकेशन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में वो निवेश कर सकते हैं, अपने हिसाब से करें। अगर उनका रिस्क एपेटाइट लो है तो उसका भी ऑप्शन है। तो जैसे जैसे टाइम मॉडर्न हुआ है, हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी बदलने चाहिए। हम सिर्फ एफडीज में या सिर्फ सोने गोल्ड में या सिर्फ प्रॉपर्टी में अभी नहीं निवेश कर सकते हैं। हमको थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए, क्योंकि हमारे चैलेंजेस अलग हैं, तो इसलिए हमारे ऑप्शंस भी स्मार्टर होने चाहिए। बिल्कुल, तो हमारे चैलेंजेस अलग हैं, ज़माना नया है, इसलिए हमें जो है स्मार्ट ऑप्शंस को चुनना होगा। इसलिए हम आपके लिए आज ये खास पेशकश लेकर आए हैं। स्मार्ट ऑप्शंस की बात करते हैं श्वेता जी, म्यूचुअल फंड्स जो है वो आजकल स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन तो बन ही चुका है। तो ऐसे में सबसे पहले ज़रा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि जब वो निवेश करना चाहते हैं, 20 से 30 साल की उम्र के बीच हैं, यंग इन्वेस्टर हैं, तो इक्विटी और डेट का कितना अनुपात जो है उन्हें रखना चाहिए? जी, अक्सर हमने ये सुना है कि 100 माइनस आपका एज जो होता है वो आपका इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए। बट मैं उस रूल से अग्री नहीं करती हूँ। मेरे हिसाब से आपके जो गोल्स हैं वो और आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसको डिटर्मिन करना चाहिए कि आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। और एक और चीज मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि अक्सर हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में एसेट एलोकेशन देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बाहर नहीं देखते हैं। जबकि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा तो अपने ईपीएफ में होता है, अपने पीपीएफ में होता है। तो उन सबको मिला ले और फिर देखें कि इक्विटी और डेट का एलोकेशन क्या है हमारे लिए। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं, हम इक्विटी में अंडर इन्वेस्टेड रहते हैं। हम अपना शायद 10% भी अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करें और वो डबल भी हो जाए तो भी वो 15% या 20% भी नहीं बनेगा हमारे पोर्टफोलियो का, क्योंकि और भी हम इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो मेरा रेकमेंडेशन ये रहेगा कि अपने गोल्स के हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन करें। और अगर शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो वो पैसा पहले सुरक्षित बना ले, उसको डेट में निवेश करें। 3 साल तक के जो भी गोल्स है उसको आप डेट फंड्स में निवेश करें, लिक्विड फंड्स में निवेश करें। और 3 से 5 साल जो है वो आप बैलेंस फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और 5 साल से जो बढ़ के गोल है, जैसे आपका रिटायरमेंट हुआ या अगर आपके बच्चों का एजुकेशन हुआ, जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं शो पे, उसको आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि श्वेता जी ने बताया, अगर इस तरह की निवेश की रणनीति आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप फायदे में ही रहेंगे। लेकिन आपने जैसे एसेट एलोकेशन का जिक्र किया, एसेट एलोकेशन जो है वो किस तरह का होना चाहिए? जी, आपका जो लॉन्ग टर्म गोल्स है आपका, उसके लिए भी आपको ऐसे देखना चाहिए कि आपका एसेट एलोकेशन अगर समझिए 50-50 है, तो जो आपका डेट पोर्शन है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में भी फायदा कर रहा है। तो आप जैसे अगर एफडीज में वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो टैक्स एफिशिएंट नहीं हो, तो आप उसके हिसाब से भी बेटर ऑप्शंस देख सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है तो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप ले सकते हैं एसेट एलोकेशन कॉल। तो जैसे अगर आप अग्रेसिव है तो 80-20, 80 टुवर्ड्स इक्विटी और 20 टुवर्ड्स डेट ले सकते हैं, ताकि जो भी आपके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हो वो मीट हो जाए पहले, और लॉन्ग टर्म के लिए ही आप एसेट एलोकेशन चूज करें। आपका एसेट एलोकेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर बेहतर सोना है
या बेहतर कल खाना है। तो वेदर यू वांट टू ईट बेटर और स्लीप बेटर। तो अगर आपको अच्छे से सोना है, चैन की नींद चाहिए आज, तो आपका डेट एलोकेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना चाहिए, कल अच्छे से खाना है, तो आपको ग्रोथ की तरफ अपना एसेट एलोकेशन रखना चाहिए। तो यूजुअली हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स को दोनों चाहिए, तो उनको हम मॉडरेट इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो 50-50 एलोकेशन हम रेकमेंड करते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल, तो कितनी जोखिम उठाने की आपकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको देखना होगा कि आपका एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए। खैर, इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले श्वेता जी उनके पास भी चलते हैं। प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम, मैं भरूच गुजरात से बोल रहा हूँ। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा पोर्टफोलियो आपके पास है ना, आपके सामने? जी जी जी। तो मेरी उम्र 23 इयर्स है। मेरे पास 50,000 रुपीज है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैंने ICICI ब्लू चिप फंड, HDFC स्मॉल कैप और रिलायंस स्मॉल कैप में 2,500, ICICI ब्लू चिप में 10,000 और मेरा एसेट इक्विटी में 5,000, इतना इन्वेस्टमेंट मैंने चालू किया है। प्लस मैं PPF में 1.5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर एनम। तो और आगे ये पोर्टफोलियो कैसा है और आगे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, और आपने कुछ अपने लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं क्या? मैडम, एक्चुअली मेरी शादी प्लानिंग कर रहा हूँ FY 26 में, 25-26 में। तब मुझे 18 लाख चाहिए, उसके आगे का प्लानिंग नहीं है। और रिटायरमेंट है आई नीड 12 करोड़ आफ्टर 32 ईयर्स। ओके, ठीक है। ओके। तो श्वेता जी हमारे से जुड़ी हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? जी, मैं ये तो पहले कहूंगी कि ये इनका जो 60,000 पर मंथ निवेश करना है, इनको ये अपने एक ही गोल की तरफ जाएगा, जो उनके मैरिज की तरफ है। तो ये जब तक MBA नहीं कर लेते तब तक ये उसमें इन्वेस्ट करते रहे, तो 25 लाख तक का इनका बन जाएगा पोर्टफोलियो, जब तक ये इनका शादी का गोल आएगा। जब MBA के लिए ब्रेक लेंगे तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये तब ये पैसा नहीं यूज करेंगे, तो ये पैसा बना रहेगा। इसीलिए इक्विटी फंड्स में मैं रिकमेंड करूंगी कि ये निवेश करें। अगर ये 60,000 भी अभी करते तो MBA के बाद इनकी इनकम भी ज्यादा होगी और सेविंग्स भी होपफुली ज्यादा हो सकती है। तो तब तक उनका पोर्टफोलियो और भी बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से अपने शादी के खर्चे तब डिसाइड भी कर सकते हैं। बट अभी तो इनका रेकमेंडेशन मैं यही कहूंगी कि 60,000 पर मंथ इनके शादी के गोल की तरफ से ही जाना पड़ेगा। अगर इनको कंप्लीट इक्विटी नहीं हैंडल होता है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये थोड़ा सा बैलेंस्ड फंड में निवेश कर ले और बाकी इक्विटी में करें, क्योंकि नए इन्वेस्टर लग रहे हैं। तो कितनी बार हमने देखा है कि काफी पैसा या पूरा पैसा अगर उनका इक्विटी में रहता है तो वो थोड़ा सा अनईजी होते हैं। तो उसके हिसाब से ये जो इनकी कैपेबिलिटी है रिस्क लेने की, उस हिसाब से ऑप्शंस चूज कर लें। तो श्वेता जी, कुछ सवाल जो है हमारे पास फेसबुक के जरिए भी आए हुए हैं, उनमें से एक सवाल को शामिल कर लेते हैं। दिनेश कुमार जानना चाहते हैं कि फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में कितने समय के लिए निवेश करना सही रहेगा? जी, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में वो 3 से 6 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं। तो दिनेश जी, 3 से 6 महीने के लिए आप इस फंड में पैसा अपना निवेश कर सकते हैं। खैर श्वेता जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे नए निवेशकों की, निवेशक जो होते हैं वो निवेश करने की शुरुआत तो कर देते हैं, चूंकि अनुभव नहीं होता है तो उन्हें पता नहीं लगता है कि किस दिशा में उन्हें जाना चाहिए। तो ऐसे में निवेश सलाहकार की मदद लेना कितना जरूरी हो जाता है? जी, हमने ये देखा है कि लोग निवेश सलाहकार के पास जाते हैं जब उनके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो 30s में या 40s में कंसल्ट करते हैं। बट मैं ये रेकमेंड करूंगी कि लोग जब पैसा कमाना शुरू कर ले तभी एक निवेश सलाहकार की मदद के लिए चले जाएं। क्योंकि वो उनको पैसे संभालने का सही तरीका समझाएंगे, ना सिर्फ कि कहाँ निवेश करना है, तो कितना खर्चा करना है, किस गोल के लिए कितना पैसा बचाना है
और कहाँ उसको निवेश करना है, उनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, उनके जोखिम लेने की कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये काफी चीजें हो जाती हैं, काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ये भी होता है कि हम अक्सर इधर उधर से बात सुनते हैं कि किसी ने ये समझाया कि यहाँ निवेश करें, किसी ने ये समझाया कि वहां निवेश करें, और हम उसको फॉलो कर लेते हैं। और फिर हमको बाद में पता चलता है कि ये हमारी गलतियां थी। चाहे दूसरों के लिए सही हो, ये एडवाइस हमारे लिए सही नहीं थी। हम अक्सर दोस्तों को देख के निवेश करते हैं, तो चाहे उनके लिए सही हो, हमारे लिए गलत हो सकता है। तो ये सब गलतियां करके थोड़ी महंगी एडवाइस हमको मिलती है, महंगी पड़ती है हमको ये फ्री वाली एडवाइस। तो निवेश सलाहकार के पास जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाएं। बिल्कुल, तो बेहतर आपके लिए रहेगा कि आप जितनी जल्दी हो सके निवेश सलाहकार के पास चले जाएं, और निवेश आपको किस तरह से करना चाहिए, किस दिशा में आपको जाना चाहिए, वो आप निवेश सलाहकार की मदद से पूरा एक प्लान तैयार कर लें। खैर, इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर और भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेश कुमार जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना सवाल पूछिए। राजेश जी, सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी मैम, मुझे सवाल था, मुझे ऐसा जी मैम, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया मैम। 0 है। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल था, मुझे SIP स्टार्ट करनी थी 2 विद 7,000 ईच। जी मैम, तो मेरा 14,000 अमाउंट है मेरा। उसमें 2 लक्ष्य है, एक 20 लाख रुपए 12 साल में, और एक 1 करोड़ 25 साल की में। और जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसमें LIC है 2300 रुपए की, और एक मैम SIP है, इसमें म्यूचुअल फंड पे 1000 रुपए पराग पारिक में, और 3,000 रुपए की बजाज की में यूलिप प्लान है, लाइफ बोरश्योर। जी जी, और इसके साथ एक टर्म इंश्योरेंस है। तो श्वेता जी, जी बिल्कुल, तो श्वेता जी, राजेश जी जानना चाहते हैं कि उनको वो अपने लक्ष्यों को कैसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। 7-7 हज़ार रुपए की ये 2 सिप्स करना चाहते हैं, और फिलहाल इनके पास, जैसा कि इन्होंने बताया, LIC की पॉलिसी है जिसमें ये 2300 रुपए का प्रीमियम भर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने एक ही फंड लिया हुआ है, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड लिया हुआ है, जिसकी 1,000 रुपए की SIP है। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? जी, तो उनका मैक्स टर्म इंश्योरेंस जो है वो तो सिर्फ रिस्क प्रोटेक्शन के लिए, वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट है टर्म प्लान अगर किसी ने लिया है तो। LIC और बजाज यूनिट लिंक पॉलिसीज जो है वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है। ज्यादा इसके रिटर्न्स अक्सर नहीं बन पाते हैं। इनका जो PPF-AS का इन्वेस्टमेंट है ये कंटिन्यू कर सकते हैं, SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। जो 20 लाख के लिए इनका 12 साल में जो गोल है उसके लिए इनको 6,000 रुपए पर मंथ निवेश करना पड़ेगा, और 1 करोड़ का जो इनका 25 साल में गोल है उसके लिए 5,000 रुपए पर मंथ इनको निवेश करना चाहिए। स्कीम्स अगर हम रेकमेंड करते हैं तो मैं एक इनको ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 रेकमेंड करूंगी, जो कि एक लो कॉस्ट पोर्टफोलियो है, और एक और मैं इनको रेकमेंड करूंगी एक मिड कैप स्कीम, क्योंकि ये ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं। तो मैं समझूंगी कि 5,000 ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 में डाल दें, और 2,000 रुपए L&T मिड कैप फंड में डाल सकते हैं। 2 से 3,000 रुपए जो भी इनका एक्स्ट्रा हो पाता है, L&T मिड कैप फंड में ये निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो श्वेता जी जैसा आपको सलाह दे रही है राजेश जी, अगर आप उसी तरह से चलेंगे तो आप आसानी से अपने लक्ष्यों को हासिल भी कर लेंगे। श्वेता जी, अब बारी आ चुकी है आपके पसंदीदा फंड जानने की। तो नए निवेशकों को आप कौन कौन से फंड जो है वो रेकमेंड करेंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए? जी, शॉर्ट टर्म गोल के लिए मैं उनको रेकमेंड करूंगी कोटक लो ड्यूरेशन फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड। मीडियम टर्म के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कोटक इक्विटी सेविंग्स और IDFC डायनामिक इक्विटी, जिसमें थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर भी है। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं रेकमेंड करूंगी ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 और कोटक इमर्जिंग इक्विटी और L&T मिड कैप फंड।
तो बिल्कुल इन तमाम फंड्स में आप पैसा निवेश कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आपको सबसे पहले आप किस लक्ष्य के लिए आपको सेविंग करनी है, निवेश करना है, तो आप उसी अनुसार जो है आप अपने लक्ष्यों के अकॉर्डिंगली इन फंड्स को चुन सकते हैं। और हम आपको बता भी रहे हैं कि किस किस फंड ने कितना कितना रिटर्न भी दिया है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो फंड श्वेता जी बता रही है उन्होंने 3 साल और 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप निवेश कर सकते हैं, जैसा कि श्वेता जी ने बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को ये बताने के लिए कि किस तरह से वो निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, किन किन बारीकियों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।